नमस्कार साथियों, सब तक सरल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह, लेक्चरर। इकोनॉमिक्स की क्लासेज में हम आगे थ्योरी ऑफ डिमांड, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, उसको जारी रखेंगे। शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। ये एक बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। बहुत बार आप सुनते हैं डिमांड। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी नहीं है वो भी आप जीवन में हर रोज मांग, डिमांड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं डिमांड यानी मांग किसे कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में बातचीत करते हैं। मांग क्या है? मांग को आमतौर पर कई शब्दों से जाना जाता है, जैसे इच्छा, आवश्यकता, जरूरत। लेकिन मांग का जो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अगर हम अर्थ समझें तो मांग का मतलब इस तरह से होगा कि जब कोई कंज्यूमर, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को समय की एक निश्चित इकाई पर यानी एक निश्चित समय पर बाजार की विभिन्न कीमतों पर उसे खरीदने के लिए इच्छुक होता है, यानी उसकी डिजायर होती है, इच्छा, योग्य होता है और वो तत्पर होता है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को एक निश्चित समय में बाजार की विभिन्न कीमतों पर या संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक हो, उसकी खरीदने की इच्छा हो, योग्य हो और वो खरीदने के लिए तत्पर हो, तो उसे उस वस्तु की मांग कहा जाता है। तब हमें उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कहते हैं। देखिए, 3 चीजें समझिए। मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा हुई, कार खरीदने की इच्छा। अब कार खरीदने के पैसे आपके पास नहीं है, तो वो इच्छा है, केवल मांग नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास उसका बजट नहीं है। मान लीजिए हमारी कार खरीदने की इच्छा भी है, हमें उसकी जरूरत है, हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हम पैसे खर्च करने के लिए तत्पर नहीं। वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेंड आवर मनी। हम अपने पैसे को खर्च करने के लिए तत्पर नहीं है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, योग्यता रखता है, मतलब उसके पास बजट है, पैसे हैं और उस पैसे को खर्च करने की टेंडेंसी भी उसके पास है, तो वो जाकर के बनती है उस वस्तु की मांग। तो आप समझ गए होंगे कि डिमांड क्या है। जब कोई उपभोक्ता, जब कोई कंज्यूमर किसी वस्तु को समय की एक निश्चित इकाई पर यानी निश्चित समय में बाजार की विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है, योग्य होता है और तैयार होता है, उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ डिमांड। अब कई बार आता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड। मान लीजिए एक आदमी, एक कंज्यूमर जो है वो एप्पल खरीदना चाहता है या वो एप्पल की डिमांड करता है, एप्पल। तो एप्पल हुई डिमांड। अब वो एप्पल की कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पर खरीदने के लिए, कितने एक निश्चित प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। मान लीजिए 2 kg एप्पल वो खरीदता है, उसकी डिमांड 2 kg की है, तो ये हुआ क्वांटिटी डिमांडेड। और ये डिमांड क्या है? एप्पल। और वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में खरीदता है, वो उसकी हुई क्वांटिटी डिमांडेड, 2 kg एप्पल। इस तरह से आप समझेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा डिस्कशन। उसके बाद है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल डिमांड शेड्यूल यानी मांग तालिका, इसको हिंदी में कहते हैं। मांग तालिका क्या है? मांग तालिका एक टेबल है जिसमें किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग का संबंध, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड। पर्टिकुलर किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के संबंध को दिखाने वाली जो तालिका है, जो टेबल है, a table shows the relationship between the price of a commodity and the quantity of demanded of a commodity is called price schedule, demand schedule। तो डिमांड शेड्यूल क्या हुई? एक टेबल हुई जो उस वस्तु की कीमत और मांग के संबंध को दिखाती है। जिस तरह से हम कह सकते हैं
ये प्राइस है किसी वस्तु के एक्स कमोडिटी के, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है। मान लीजिए प्राइस ऐसे 1 2 रुपीज 3 रुपीज 4 रुपीज और क्वांटिटी डिमांडेड है 10 8 6 4। इस तरह से ये तालिका हुई एक्स वस्तु की कीमत 1 2 3 4 और ये क्वांटिटी डिमांडेड 10 8 6 4। इसके रिलेशन को दिखाती है टेबल, इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल दो तरह की होती है, इंडिविजुअल्स और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक कंज्यूमर की डिमांड को दिया जाता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक वस्तु के बाजार में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को जोड़ दिया जाता है। यानी एक कमोडिटी की मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। और अगर केवल एक कंज्यूमर की डिमांड और प्राइस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। मान लीजिए हम कोई कंज्यूमर लेते हैं, कंज्यूमर ए, वो किसी वस्तु को खरीदता है उसके प्राइस पर और उसकी क्वांटिटी है इस तरह से प्राइस 1 2 3 4 और क्वांटिटी ऐसे है 8 7 6 5। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन एक कंज्यूमर के संदर्भ में, ये हुआ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर हम एक ही शेड्यूल में, एक ही तालिका में एक सभी कंज्यूमर को दिखा देते हैं, ये ए व्यक्ति, ये बी कंज्यूमर, हम ऐसे ले सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स का प्राइस 1 2 3 4, ए है 8 7 6 5 और ये कोई और कंज्यूमर है जिसकी डिमांड हो सकती है अलग 5 4 3 2। अब एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं लेकिन इजीली समझने और समझाने के लिए हम अजम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए दो कंज्यूमर हैं, सारे ही हैं, दो को दिखाने का मतलब सारे ही दिखा दिया हमने। बहुत सारे होते हैं, हम सबको नहीं दिखा सकते एक शेड्यूल में। मान लीजिए एक मार्केट में एक कमोडिटी के दो कंज्यूमर हैं तो हमने दोनों कंज्यूमर की डिमांड को प्राइस के अकॉर्डिंग रख लिया, फिर इसको ऐड कर दिया ए प्लस बी, ये मार्केट की डिमांड हो गई। मार्केट डिमांड किसी एक वस्तु की मार्केट की डिमांड, इसको हम इस तरह से वर्टिकल जोड़ते हैं 8 + 5 13 7 + 4 11 6 + 3 9 5 + 2 7। तो ये हुई मार्केट डिमांड शेड्यूल और ये हुआ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक कंज्यूमर की मांग तालिका, ये पूरे बाजार की मांग तालिका। इस तरह से आप समझेंगे डिफरेंट क्या है। एक मांग, एक व्यक्ति के कंज्यूमर की जो मांग तालिका है इसमें केवल एक ही कंज्यूमर है, इसमें सारे कंज्यूमर है, टोटल मार्केट की डिमांड को डिस्कशन इसमें हम करते हैं। अब इसका हम कर्व बनाते हैं, शेड्यूल की बजाय कर्व की बात करते हैं हम। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जिस तरह से डिमांड शेड्यूल दो तरह की थी, डिमांड कर्व दो तरह का, एक कंज्यूमर का इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में हम दोनों को अलग से जोड़ते हैं और इंडिविजुअल का एक अलग बनाते हैं। अब समझिए, हम पहले इंडिविजुअल का डिमांड कर्व बनाते हैं। वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्स एक्सिस पर लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस है 4 तक, 1 2 3 4 और क्वांटिटी डिमांडेड है 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी के प्राइस 1 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 8 तो 1 के सामने और 8 के सामने का पॉइंट हम लेते हैं। फिर जब प्राइस इंक्रीज होकर के 2 हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 7। ध्यान से देखिए डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं।
जब प्राइस इंक्रीज होकर के 3 हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम होकर के 6 हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज होकर के 4 हो जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होकर के 5 हो जाती है। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे स्केल के हेल्प से। ये है डिमांड कर्व, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप ध्यान से समझेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। यानी हमने इस तालिका से रेखा चित्र बनाया और जो ये लाइन है इसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। इंडिविजुअल एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है, जो दिखाता है कि भाई प्राइस और कमोडिटी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ये है हमारा इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल और इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं मार्केट के डिमांड कर्व की। जिस तरह से हमने एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व लिया है उसी के साथ हम दूसरा लेते हैं। इसको मैं रीड करता हूं, आप इधर समझिए। इसको हमने मान लीजिए ये बनाया डिमांड कर्व ए कंज्यूमर का, इस तरह से फिर बनता है दूसरे कंज्यूमर का डिमांड जो हमने कम लिया था 5 और 3 2, जो इससे थोड़ा जो है वो नीचे की तरफ है। अब ये जो डिमांड कर्व है ये बी कंज्यूमर का है। ए कंज्यूमर बी कंज्यूमर हमने मान लिया मार्केट में सारे कंज्यूमर है, इनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं तो जो मार्केट का जो डिमांड कर्व आता है वो ऐसे जितना ये है यहाँ पर इसको इतना ऐड करके ऐसे ऐसे ही यहाँ से शुरू, ये बनेगा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व आप बिल्कुल इसको स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इंडिविजुअल मार्केट का जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो बनाया था ठीक उसी प्रकार से आप ये बना सकते हैं। ए कंज्यूमर का डिमांड कर्व, बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व और ये मार्केट का डिमांड कर्व। इसको हमने हॉरिजॉन्टल जो है सबडिवीजन कर दिया। ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड जो आया वो मार्केट की डिमांड। ये था मांग किसे कहते हैं, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिमांड फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है। समझिए व्हाट इज फंक्शन, डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में रहेगा डिमांड फंक्शन। इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। डिमांड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिमांड फंक्शन। फंक्शन आप समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है वो रिलेशन है 2 वेरिएबल के बीच में। जैसे हम कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, रिलेशन है y डिपेंड अपॉन x, x इज नॉट डिपेंड अपॉन y, इसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कमोडिटी की डिमांड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ, ये किन किन चीजों पर निर्भर करती है, कौन से एलिमेंट पर जो है डिपेंड करती है। इनको हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं, फंक्शन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, मांग के निर्धारक तत्व भी कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की जो मांग है वो किन चीजों पर निर्भर करती है, वो सारी चीजें हम इकट्ठा लिख लें तो उसको कहते हैं मांग फलन, डिमांड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ एक्स। नंबर 1 प्राइस ऑफ एक्स, किसी भी वस्तु की कीमत। सबसे पहले आप समझिए प्राइस ऑफ एक्स का क्या प्रभाव डालती है ये मांग पर। अगर कीमत कम हो जाए, ध्यान से समझिए, तो उस वस्तु की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और अगर कीमत घट जाए तो उसकी जो कीमत अगर बढ़ जाए
तो डिमांड जो है वो घट जाती है। तो देयर इज ए इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये हुआ हमारा पहला डिटरमिनेंट्स डिमांड का, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उसी वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की मांग हम ले रहे हैं, उसी वस्तु की कीमत का उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव है वो हमने जाना। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, PR हम इसको लिखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब यहाँ एक नया जो वर्ड आया है वो है रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट, 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 और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं इनको कहते हैं, पूरक, पूरक वस्तुएं, और इनको कहते हैं स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं हम इनको कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है तो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मान लीजिए जैसे इसमें सीधा सा हम उदाहरण लेते हैं चाय और कॉफी, कि चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके सर में दर्द हो जाता है तो उसके लिए हम निम्नोस्लाइड पैरासीटामोल की टैबलेट ले लेते हैं, क्रोसिन की ले लेते हैं, डिस्प्रिन की ले लेते हैं। तो वो क्या हुआ, एक टैबलेट के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आप चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे नहीं बैठे, स्टूल पे बैठते हैं, जिस तरह से आप खाट पे सोते हैं, खाट पे नहीं सोते, बेड पे सोते हैं, तो वो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का क्या रिलेशन होता है। और कंप्लीमेंट्री गुड्स होती है वो वस्तुएं जो दोनों एक साथ चलती हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है और मार्कर के अंदर इंक है, इंक एंड मार्कर आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे गाड़ी और पेट्रोल है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों एक साथ ही होंगी तो उसका प्रयोग किया जा सकता है एक साथ। जैसे हमने ले लिया मार्कर, मार्कर और इंक, दो क्वांटिटी हमने ली। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में चाय और कॉफी। अब अगर हम चाय की डिमांड की बात करते हैं और कॉफी के प्राइस ले लेते हैं, कॉफी के प्राइस का चाय की डिमांड पर क्या असर है वो जानते हैं। मान लीजिए कॉफी की कीमतें बढ़ जाती है, कॉफी महंगी हो जाए तो हम कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग करते हैं, कॉफी के स्थान पर चाय का अधिक प्रयोग करते हैं, तो कॉफी की कीमतें बढ़ने की वजह से चाय की मांग बढ़ जाती है। देखिए इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ टी आल्सो इंक्रीज। अगर कॉफी की कीमतें घट जाए, अगर कॉफी सस्ती हो जाती है, तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली टी की बजाय कॉफी सस्ती हो जाती है, तो क्या करेंगे कंज्यूमर, चाय को छोड़ करके कॉफी खरीदेंगे, ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से होता है तो क्या होगा, इसकी जो डिमांड है चाय की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमने क्या जाना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस, जो रिलेटेड गुड्स के जो प्राइस है उसका और हमारी कमोडिटी की डिमांड पॉजिटिव रिलेशन है। अगर कॉफी की कीमतें बढ़ी तो चाय की डिमांड भी बढ़ी, अगर कॉफी की कीमतें घटी तो चाय की डिमांड भी घटी। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर ना समझ आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। रिलेटेड गुड्स में दूसरी वस्तु है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मैंने आपको बताया जो एक साथ दोनों प्रयोग होती हों। अब हमने मान लीजिए मार्कर जैसे और इनके एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल हो सकता है कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। अगर हम कार की डिमांड को लेते हैं और पेट्रोल के प्राइस को, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएं, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएं तो कार की कीमतों का क्या असर? कार तो पेट्रोल से चलती, पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो लोग कार को खरीदना कम कर देते हैं, कम कर देते हैं।
है, इनवर्स रिलेशन है। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो भाई लोग कार को खरीदना ज्यादा शुरू कर देते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर if the price of petrol increase, the demand of car decrease. If the price of petrol decrease, then the demand of car increase. So we can say that there is an inverse relationship between the price of complementary goods and demand of goods. कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनवर्स रिलेशन होता है, सब्स्टिट्यूट के जो है संदर्भ में यह पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव। बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, समय ज्यादा लगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और वस्तुओं की कीमत। तीसरा हम इसमें लेते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की आय का क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन सीधा है। जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसके द्वारा मांगी गई मात्राएं भी बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती है। जब उसकी आय कम हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से कम हो, चाहे वो टैक्स लग जाए, इनकम कम हो जाए, किसी भी तरीके से कम हो जाए, इनकम के बढ़ने पर मांग बढ़ती है, इनकम के घटने पर मांग घटती है। सो वी कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे हैं टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट। वो टेस्ट क्या है? मान लीजिए हमारा टेस्ट आइसक्रीम का है, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। हमारा टेस्ट हमने चेंज कर दिया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। T4 टेस्ट। E4 होता है ई मींस एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस है किसी कमोडिटी के प्राइस को लेकर के। जैसे आजकल चला हुआ है, हमें लगता है कि इस दौर में आने वाले समय में सोने की कीमतें घटेंगी। अगर घटेंगी, हमें ऐसा लग रहा है, तो अब इस वर्तमान समय में हम सोने की डिमांड कम करेंगे, भविष्य में ज्यादा करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सोना महंगा हो जाएगा, गोल्ड जो है वो महंगा हो जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अब हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे वर्तमान समय में। तो ये होती है एक्सपेक्टेशंस जो उसकी होती है। एक होता है इसमें वेदर, मौसम, मौसम का इफेक्ट होता है। मौसम, सर्दियां जब आती हैं तो उसमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, हीटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल होता है, काजू बादाम किशमिश ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शूज़, सॉक्स, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें उसमें खरीदी जाती हैं। जब वेदर चेंज होता है, गर्मी आ जाती है, तो आइसक्रीम, फ्रीज, कूलर, इलेक्ट्रिसिटी, ठंडे कपड़े, इस तरह के AC, इस तरह की चीज़ों का जो है जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड जो है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू वेदर टू वेदर। मैं इसमें और भी चीजें लेता हूं जिसमें ये सारा हो जाएगा। पॉपुलेशन, P मींस पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? साइज ऑफ कंज्यूमर। इनका साइज कंज्यूमर ज्यादा हो गए ना, खरीदने वाले, खाने वाले ज्यादा है, एक परिवार में ज्यादा व्यक्ति हैं तो उनको ज्यादा सामान की जरूरत है कंज्यूम करने के लिए। एक परिवार में कम सदस्य हैं तो कम जरूरत है। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज है, या मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड। अगला इसमें आता है साइज ऑफ कंज्यूमर, वो भी इसी में है कि भाई कंज्यूमर ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, कंज्यूमर कम तो डिमांड कम। और इसमें आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे आजकल आपने सुना कि सरकार ने ना लोगों के खाते में बहुत सारे पैसे दिए, जो है ना इतनी सारी स्कीम चली हुई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना या किसान समृद्धि योजना, किसी भी तरीके से डायरेक्ट जब लोगों को पैसे दिए जाते हैं तो उससे डिमांड इंक्रीज होती है। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है, पैसे जो है वो बढ़ जाते हैं, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, तो उससे जो है ना डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी हार्ड हो जाए, जैसे टैक्स की रेट बढ़ जाए, हमारी इनकम पर ज्यादा टैक्स लग जाए, तो हमारी जो रियल इनकम है वो कम बच जाएगी, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम रहेगी। और अगर वो कम रहेगी तो हम कम डिमांड करेंगे, हमारी इनकम ज्यादा रहेगी तो हम ज्यादा डिमांड। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करती है। तो ये कुछ मोटे मोटे एलिमेंट्स मैंने आपको बताए। ये प्राइस दोबारा रिवाइज कराता हूँ। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, वेदर, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे हुए
किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, एजम्पशंस क्या है, उसके एक्सेप्शनल केस क्या है, उससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। तब तक के लिए